नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार श्री विजयपुरम के कार्यक्रम आमने सामने के इस अंक में तरन्नुम मोहम्मद का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे हमारी सुरक्षा, हमारी जानकारी और हमारी डिजिटल पहचान से जुड़ा है, साइबर अपराध। आज सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे रहे हम सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ साइबर अपराध शाखा श्री विजयपुरम के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर साहिल शमसुद्दीन स्टूडियो में उपस्थित है, जो हमें बताएंगे कि साइबर अपराध से खुद को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आइए आरंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण संवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध की परिभाषा क्या है और यह हमारे समाज को किस तरह प्रभावित कर रहा है। साइबर अपराध कंप्यूटर, इंटरनेट या अन्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किए जाने वाले अपराध हैं। इसमें व्यक्तिगत डेटा की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, साइबर बुलिंग और अन्य डिजिटल माध्यम से किए जाने वाले अपराध शामिल है। साइबर अपराध हमारे समाज को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि ये हमारे घर से कार्यालय तक हर जगह में ये हमारे दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर सभी आज के डेट में इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और कब हम अपराध के शिकार हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस विषय में सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। आपने बताया कि साइबर अपराध का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो सबसे अधिक होने वाले साइबर अपराध कौन कौन से हैं जिनका सामना आम लोग करते हैं? सबसे ज़्यादा जो मैं अगर अंडमान की बात करूं तो सबसे ज़्यादा साइबर अपराध यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम। अच्छा। ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम, जैसे हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे ट्रेडिंग के लिए जेन्युइन ऐप बना हुआ है जो हम प्ले स्टोर में या iOS स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक या इंस्टाग्राम या गूगल करते वक्त हमें लुभावने एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, जिसे देखकर हमें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, तो हम ये जो जाली ऐप होता है, जो फेक ऐप होता है, ये हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल करते वक्त शुरू में आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट दिया जाएगा अपराधियों द्वारा, जिससे आप लालच में आ जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेटर स्टेज में आपको पता चलेगा कि आपके सारे पैसे डूब चुके हैं। ऐसे कई अपराध यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुके हैं, जिसका तफ्तीश हम कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी शेयर ट्रेडिंग या क्रिप्टो, अगर कोई भी एक्सचेंजेस जो भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी सलाह ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1930। आप अगर इसमें डायल करेंगे 24 घंटे में कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आप जो ऐप अभी यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए वो सत्य है या फिर वो फेक है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ में धोखा हो रहा है। जैसे कि अगर कोई जेन्युइन सा ऐप आप ले लेंगे शेयर ट्रेडिंग का, जैसे ग्रो ऐप है, ज़ीरोडा ऐप है, ऐसा ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपनी के करंट अकाउंट में ही आपका पैसा जाएगा। लेकिन ऐसे जो फेक ऐप होंगे, ये फेक ऐप में किसी पर्टिकुलर इंसान के नाम का अकाउंट दिया जाएगा जिसमें आप पैसे डालेंगे। साइबर अपराधी अक्सर बच्चों और युवाओं को निशाना बनाते हैं। कृपया बताइए कि ऐसी स्थिति में अभिभावकों को सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? अभिभावकों से मेरा यही अनुरोध है कि बच्चों से मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट को दूर करना समझदारी की बात नहीं होगी। बच्चों को इसका जानकारी देना ज़रूरी है जी। आज के युग में आप देख रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल से ही कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट आ चुका है, तो बच्चों को इसका एक्सपोजर होना ज़रूरी है। तो उनको यूज़ करने दीजिए, लेकिन साथ साथ में उनको जानकारी दीजिए कि जब हम कोई फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ा होता है वो हमको समझना है। तो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, अगर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग भी अगर बच्चे अगर उसमें इंटरेस्टेड अगर खेलते हैं तो इसमें अभिभावकों को साथ होना चाहिए, साथ साथ उनको गाइड करते रहना चाहिए। कोई भी तरह का ऐप, कोई भी तरह का गेम अगर वो डाउनलोड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो अभिभावक को पता होना चाहिए कि वो कौन सा गेम है, कहाँ से डाउनलोड कर रहा है और उस गेम में क्या चल रहा है। जैसे कि अभी आप प्ले स्टोर से अगर कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं तो साथ में आपको सर्टिफिकेशन आता है कि उसमें कोई एडल्ट कंटेंट होगा, गोरी कंटेंट होगा, कोई तरह का वायलेंस होगा। तो ये चीज़ बच्चे के एज के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि आपके बच्चे के लिए क्या सही रहेगा, उस हिसाब से आपको उनको एडवाइस करते रहना है। अगर अभिभावकों को अगर ऐसे कुछ शक होता है कि उनके बच्चे कुछ इंटरनेट में या फ़ोन के ज़रिए कुछ ऐसा ऐप या ऐसा कोई गेम या ऐसा कोई वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, तो वो
उनको बच्चों को समझाना होगा कि वो जो वेबसाइट है, जो भी गेम है, उसका जो कंटेंट है उसके आयु के हिसाब से सही नहीं है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, बच्चे काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। बच्चों के पास में अपना कोई बैंक अकाउंट तो होता नहीं है, ना ही उनके पास में पैसे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स को आके कुछ झूठ बता देते हैं कि उनको कुछ गेम खरीदना है, जो गेम वो कुछ और नाम बताते हैं जो कि सिंपल सा होगा, ऑनलाइन गेमिंग। लेकिन वो बच्चे लेके पैसे को शेयर ट्रेडिंग में, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में, इन सब में डाल देते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है कि कहीं पे वो पैसा भी लॉस हो जाता है और उसके साथ साथ में बच्चे भी मुसीबत में फंस जाते हैं। जैसे काफ़ी केसेस हमारे पास में आए हैं जिसमें बच्चों ने पेरेंट्स के परमिशन से उनका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ किया है कुछ गेम परचेस करने में, लेकिन वो गेम जेन्युइन नहीं था और वो जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड था वो पूरा हैक हो चुका था और उसके सारे पैसे, उसके पेरेंट्स के पैसे निकल चुके थे। रिसेंटली भी हमारे पास एक केस आया हुआ जिसमें एक माइनर बच्चे ने अपने पिताजी का लगभग 7.5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए ऐसे ही एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप में। तो जब तक पता चलता है पेरेंट्स को तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। इसलिए मेरा पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि बच्चे जब कोई भी तरह का ऐसा डिमांड करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, तो वो स्वयं खुद करके दे। जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो खुद करके दे। इन्वेस्टमेंट में जहाँ तक है कि 18 ईयर्स एंड बिलो को इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है तो उनको नहीं करना चाहिए, उनको परमिशन ही नहीं देना चाहिए। तो ऐसे में ये पैसे रिकवर हो जाते हैं बाद में? पैसे रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि अगर वो ऐसे किसी भी स्कैम में अगर फंस जाते हैं, कोई भी तरह का अपराध में अगर फंस जाते हैं, तो तुरंत वो हमसे संपर्क करें। अगर वो पहुंच नहीं सकते हैं पुलिस स्टेशन तो एटलीस्ट 1930 में डायल करके या cybercrime.gov.in में लॉगिन करके स्वयं अपना कंप्लेंट, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कंप्लेंट रजिस्टर करने का, कर ले, जल्दी से जल्दी कर ले। क्योंकि जब अपराध आपके साथ होता है और जब आप रिपोर्ट करते हैं, इसके बीच के टाइम को हम गोल्डन आवर कहते हैं। ये टाइम आपका पैसा कितना बचेगा, कितना जल्दी वापस मिलेगा, ये डिसाइड करता है। जैसे कि आप समझिए कि आपके साथ में स्कैम हुआ है, आपके 10,000 रुपए निकल चुके हैं। अब ये 10,000 रुपए अपराधियों के अकाउंट में आए हैं। अपराधी तुरंत इस अकाउंट से दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड अल्टीमेटली उसको किसी ना किसी एटीएम से विड्रॉ करना होगा। तो ये जो पीरियड होता है, आपने पैसे डिपॉजिट किए अपराधी के अकाउंट में, वहाँ से सेकंड अकाउंट, थर्ड अकाउंट और फाइनली विड्रॉल, ये टाइम पीरियड के बीच में अगर आपने कंप्लेंट हमारे पास रजिस्टर कर लिया तो विद इन सेकेंड्स हम सारे अकाउंट्स जो भी इन्वॉल्व है सबको हम फ्रीज कर देते हैं। ये फ्रीज हो जाता है तो आपके पैसे वहीं के वहीं अटक जाते हैं। ये फ्रीज कौन करता है? फ्रीज हम करते हैं। साइबर जो हमारा पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये पोर्टल में सारे बैंक के साथ में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। जैसे ही हम लॉगिन करके एक अपराध, एक क्राइम दर्ज करते हैं, उसमें तुरंत उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन, सारे बैंक अकाउंट सब फ्रीज हो जाते हैं। एक टर्म आजकल सुनने में आता है, लीन। ये क्या है? जी, मैं आपको बताता हूँ। लीन लोन वर्ड का ऑपोजिट है। जैसे कि आपके बैंक, आप अगर बैंक से आप पैसे लेते हैं तो वो लोन होता है, और आपका पैसा अगर आपके ही अकाउंट में फ्रीज कर दिया जाए, एक पर्टिकुलर अमाउंट को सेव कर दिया जाए, उसको हम लीन कहते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपये है, अभी आपके अकाउंट में बैलेंस 10,000 रुपये है और 5,000 का अगर लीन लग गया है। लीन मतलब एक ऐसा अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में है तो, लेकिन वो आपको शो नहीं करेगा, आपके बैलेंस में शो नहीं करेगा। वो एक डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है, कभी बैंक को आपसे रिकवरी करना होता है या किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस अमाउंट को हम लीन बोलते हैं। जैसे 10,000 आपके अकाउंट में था और आपका अकाउंट किसी अपराध में यूज़ हुआ है, किसी भी कोई एक केस रजिस्टर हुआ होगा किसी स्टेट में, वहाँ से अगर एक 5,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आया, इस वजह से अगर वहाँ से अगर आपके अकाउंट में लीन कर दिया गया है तो आपका बैंक बैलेंस अब सिर्फ 5,000 दिखाएगा। 10,000 में से 5,000 आपका लीन हो चुका है, मतलब वो जीरो से नीचे आ गया है और वो वैसे ही सेव रहेगा जब तक वो केस जो चल रहा है जिस भी स्टेट में, वो केस का सोल्यूशन नहीं होता है, तब तक वो पैसे वहाँ पे अटके हुए रहेगा। वो आप ही का पैसा है, वो वहीं पे रहेगा, लेकिन वो जब तक केस का डिसीजन नहीं होता तब तक जो पैसे ऐसे अटका। तो ये तो थी बैंकिंग या यूपीआई फ्रॉड के बारे में। आज के दौर में महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न, फेक प्रोफाइल और ब्लैकमेलिंग के मामले भी बढ़ रहे हैं। इस दिशा में पुलिस विभाग की क्या पहले हैं? हमारे यहाँ पे जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुए हैं साइबर से रिलेटेड, इसमें हमारा 100% वर्कआउट है। हमने सारे केसेस सॉल्व किए हैं, अपराधी अरेस्ट हुए हैं, जेल भी गए हैं। तो हमारा बहुत स्ट्रिक्ट नजरिया है इन केसेस को लेके कि किसी भी महिला के साथ में कोई भी तरह का ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, बुलिंग या स्टॉकिंग ना हो। जहां तक
साइबर क्राइम का हमारा जो एडवाइस रहता है सारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, कि डिजिटल फुटप्रिंट से आपको बचना है। डिजिटल फुटप्रिंट आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्रवाई साइबर स्पेस में, फोन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए, वो परमानेंटली रहता है। आप कुछ फोटो लेते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ मैसेजेस भेजते हैं और हम उनको डिलीट कर दें तो हमें लगता है कि वो डिलीट हो जाता है, लेकिन वो डिलीट नहीं होता है। तो आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है। आप उसको जितना सेफ रखेंगे उतना ज़्यादा आप साइबर स्पेस में सेफ रहेंगे। और अभी ये एआई का इंट्रोडक्शन हुआ है। जी, एआई एक और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत कुछ पॉसिबल है एआई में, लेकिन तब भी जब तक अगर आप अपने आप को सेफ रखेंगे तो आप एआई से भी बच सकते हैं। जैसे कि कुछ फोटोज को, किसी भी फोटो को रिप्लिकेट करना, उसको मॉर्फ करना, ग्राफ्टिंग करना, एनहांस करना बहुत सिंपल सा होता है, लेकिन वो फोटो के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप जब अपना खुद का फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपने फोटो अपलोड करें, थोड़ा सा सतर्कता अगर आप बरतेंगे तो आप कभी भी ऐसे अपराधों में नहीं फंसेंगे, तो आप इसमें सेफ रहेंगे। बाकी साइबर स्टॉकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि साइबर स्पेस के जरिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के जरिए लोग पीछा करते हैं, आपका ट्रेसेस पता करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार रहते हैं इसके लिए, क्योंकि हम ही अपना अपडेट देते रहते हैं, फोटोज डालते हैं। आज सुबह हम बंडूर गए तो वहां से हमने अपना लोकेशन शेयर कर लिया, फ्लाइट में बैठे हमने वहां पे अपना लोकेशन शेयर कर लिया, किसी ट्यूशन सेंटर जा रहे हैं तो हमने वहां का लोकेशन शेयर कर लिया। तो अपना सेफ्टी हम खुद ही खराब कर रहे हैं जी। डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताइए जरा। सबसे पहले ये बताइए कि डिजिटल अरेस्ट है क्या? डिजिटल अरेस्ट में अपराधी आपको किसी भय में डाल के, किसी भी तरह का थ्रेट में डाल के आपको एक जगह पे कैद कर ले। वो आपको कॉल करते हैं, आपको वीडियो कॉल में लेते हैं, वीडियो कॉल में स्काइप के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए। उसके बाद आपको वो कुछ ऐसा भय दिला देते हैं कि आप डर के वहीं पे बैठ जाते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक फ़ोन आएगा और फ़ोन में बताया जाएगा कि आपका एक पार्सल बैंगलोर से सिंगापुर जा रहा था, जिसे सीबीआई ने पकड़ लिया या इमिग्रेशन ने पकड़ लिया, कस्टम ने पकड़ लिया। तो आप बताएंगे कि नहीं, मेरा ऐसा कोई पार्सल कभी गया नहीं था। तो आपका नाम बताएंगे कि ये आपका नाम है, ये आपका आधार नंबर है, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा तो सब कुछ सही है। तो आप इस झांसे में आ जाते हैं। फिर वो आपको बताएंगे कि इस पार्सल में ड्रग्स थे, फेक करेंसी थे, फेक पासपोर्ट थे, तो इसलिए जो है आपको भी अरेस्ट किया जाएगा। तो ये बताते हैं कि अभी फ़िलहाल आपको डिजिटल अरेस्ट करेंगे, आप जहाँ पे बैठे हो वहीं पे बैठे रहना, आप वहाँ से हिलना नहीं। इसके बाद वो बताएंगे कि आपको अभी लेने के लिए मेनलैंड से, चेन्नई से या दिल्ली से जो है इमिग्रेशन का टीम आ रहा है या कस्टम्स का टीम आ रहा है, जो आपको वहाँ पे आके फिजिकली अरेस्ट करेंगे। तब तक आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है। और जब आप घबरा जाएंगे, आप बैठे रहेंगे, तो आपको वो प्रेशर डालेंगे कि यहाँ पे इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो, वहाँ पे उतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो। ये डर बना के, भय बना के आपका जो है पैसा आपसे ले लिया जाएगा। और आप घबराहट में, ये वरिष्ठ नागरिक के साथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि हम उतना ध्यान नहीं देते अपने बुजुर्गों के ऊपर में, और उनको लगता है कि दुनिया से ज़्यादा संपर्क में नहीं रहते हैं। तो उनको लगता है कि वो सच में उनका अकाउंट मिसयूज़ हो गया होगा या उनका आधार कार्ड मिसयूज़ हो गया होगा, जो पार्सल है वो उसके नाम से गया है, वो फंस चुके हैं। तो वो सोचते हैं कि कैसे भी हम पैसे दे के इस मुसीबत से बच जाए। आपने बताया कि अपराधी तकनीक का खूब इस्तेमाल करते हैं, तो पुलिस विभाग इनसे निपटने के लिए कौन से आधुनिक तकनीकी साधन और हेल्पलाइन सेवाएं उपयोग कर रही है? जहाँ तक तकनीक की बात है, हमारे पास लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट से लेटेस्ट टूल्स हमारे पास साइबर क्राइम में अवेलेबल है। हम हर तरह का एक्सट्रैक्शंस, हर तरह का सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और एनालिसिस टूल्स सब हमारे पास में है। अभी जितने भी क्राइम जो होते हैं, साइबर क्राइम जो होते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, किसी भी पुलिस स्टेशन में, सारे पुलिस स्टेशन से हमसे मदद लिया जाता है। हम उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं केसेस को समझने के लिए। केसेस में अगर कोई डिजिटल गैजेट्स यूज़ हुआ हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ हुआ हो, कंप्यूटर्स यूज़ हुआ, हार्ड डिस्क यूज़ हुआ हो, तो ये सब एनालाइज करने में हम उनकी मदद करते हैं। हमारे पास में हेल्पलाइन सेवा में एक हमारा जो ऑनलाइन टोल फ्री नंबर है, नेशनल टोल फ्री नंबर है 1930, ये आप डायल करेंगे, डायरेक्ट कॉल जो है हमारे पुलिस स्टेशन में आता है। हमारा कॉल सेंटर चलता है 24/7, इसमें कॉल आता है। आप इसमें अपना कोई भी परेशानी आप बता सकते हैं, कुछ जानकारी चाहिए आप वो भी इसमें हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अपराध रिपोर्ट करना है तो आप ऑनलाइन अपराध रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास cybercrime.gov.in है, ये भी नेशनल पोर्टल है। इसमें भी आप जाके बहुत सिंपल स्टेप्स में आप अपना जो भी आपके साथ में घटना घटा है, आप वो उसको रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। अंत में साहिल जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वे जागरूक और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बने? मैं अपने श्रोताओं को यही बताना चाहूँगा कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और साइबर क्राइम हर दरवाजे में पहुँच चुका है।
तो आप इससे बच नहीं सकते हैं, आपको इसको फेस करना होगा, अपने आप को सेफ रखना होगा। तो आप सतर्क रहिए। कोई भी साइबर स्पेस में जब भी आप कुछ भी काम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई भी लुभावने ऐड को देखकर उसमें अगर आपको लगता है कि ये बहुत प्रॉफिटेबल होगा, ये बहुत अच्छा होगा, तो आप पहले एक बार उसको जांच लें अच्छे से। 1930 में डायल करके आप पता कर ले, या अपने सीनियर से किसी से पूछ ले, बुजुर्गों से पूछ ले कि ये क्या है ऐप, अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। जी श्रोताओं, आज के इस विशेष संवाद से यह स्पष्ट हुआ है कि डिजिटल युग में सुरक्षा केवल पुलिस या तकनीक की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। साइबर अपराध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सतर्कता, जागरूकता और सावधानी। आज के हमारे खास मेहमान साइबर अपराध शाखा के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर साहिल शमसुद्दीन का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने समय निकालकर हमें इतनी उपयोगी जानकारी दी। धन्यवाद। और आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जो इस संवाद से जुड़े रहे। याद रखिए, पासवर्ड आपका है, सुरक्षा आपकी है और जिम्मेदारी भी आपकी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।